के बीच फैला हुआ वह जंगल दिन में जितना शांत लगता था, शाम ढलते ही उतना ही अलग महसूस होने लगता था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान का रंग हल्के नारंगी से गहरे नीले में बदल रहा था। ठंडी हवा पेड़ों की ऊंची टहनियों से टकराकर एक धीमी सी सरसराहट पैदा कर रही थी। इसी शांत रास्ते पर एक कार धीरे धीरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त बैठे थे, आदित्य, रोहन, समीर और विवेक। चारों कॉलेज के समय से दोस्त थे। कई सालों से साथ घूमने का प्लान बनाते रहे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से टल जाता था। इस बार उन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर एक रात जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया था। कार आखिरकार एक खुली सी जगह पर आकर रुक गई। चारों तरफ घने पेड़ थे और बीच में एक छोटा सा खुला मैदान। रोहन ने बाहर देखा। भाई, आखिर पहुंच ही गए। आदित्य सबसे पहले कार से कूदकर बाहर उतरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। यार, जगह तो कमाल की है। विवेक धीरे से मुस्कुराया। वह चारों में सबसे शांत और ध्यान से चीजों को देखने वाला था। कमाल की है, लेकिन रात में थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। समीर ने तुरंत बात पकड़ी। बस यही तो नहीं चाहिए था मुझे। तूने आते ही डराना शुरू कर दिया। अरे तू तो वैसे भी डर जाता है। पिछले महीने हॉरर मूवी देखकर 3 दिन लाइट जलाकर सोया था। वो अलग बात थी। वो फिल्म ही बहुत गंदी थी। चारों हंस पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने कार से सामान निकालना शुरू किया। टेंट, स्लीपिंग बैग, लकड़ियां, खाने का सामान। आदित्य सबसे ज्यादा एक्टिव था। वह इधर उधर घूमकर जगह देख रहा था। यहाँ टेंट लगाते हैं और यहाँ बोनफायर। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, हवा भी कम लगेगी। रोहन और समीर टेंट लगाने लगे। रस्सियां बांधते समय रोहन बार बार समीर को चिढ़ा रहा था। भाई, रस्सी ऐसे नहीं बांधते, ऐसे तो तू खुद ही गिर जाएगा रात में। तू कर ले, फिर हर चीज में एक्सपर्ट बनता है। लड़ो मत, वरना आज रात दोनों को टेंट के बाहर सुला दूंगा। थोड़ी देर बाद टेंट तैयार हो गया। इस बीच आसमान पूरी तरह गहरा होने लगा था। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। दूर कहीं से किसी पक्षी की अजीब सी आवाज आई। फिर सब कुछ दोबारा शांत हो गया। आदित्य ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके बीच में रखी और आग जलाई। कुछ ही देर में बोनफायर जल उठा। चारों आग के चारों तरफ बैठ गए। ठंडी हवा में आग की गर्माहट बहुत अच्छी लग रही थी। रोहन ने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला। चलो भाई, असली कैंपिंग अब शुरू। पहले ये मेरा फेवरेट है। तेरे बिना भी कोई चीज शुरू हो सकती है क्या? विवेक हल्के से मुस्कुरा रहा था। वह चुपचाप आसपास के जंगल को देख रहा था। अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। बोनफायर की रोशनी से बाहर सब कुछ काला सा दिख रहा था। पेड़ों के बीच हवा चलती तो टहनियां हिलती और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता जैसे कोई दूर खड़ा हो। तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा यहाँ? क्या अजीब? मतलब थोड़ा डरावना सा। अबे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं यार, पता नहीं क्यों जंगल में रात होते ही थोड़ा अलग सा लगता है। असल में जंगल में रात में हर आवाज साफ सुनाई देती है, इसलिए दिमाग खुद ही कहानियां ही बनाने लगता है। सही बात है। वैसे भी हमारे यहाँ हर जंगल के साथ कोई ना कोई भूत वाली कहानी जुड़ी होती है। देख, ऐसी बातें मत कर। अरे सच में, हमारे गांव में भी एक पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वहां। बस मुझे मत सुनाओ अभी। भाई, तू तो सच में डरपोक निकला। वैसे अगर सच में सोचा जाए ना, तो हर किसी के पास कोई ना कोई डरावना किस्सा होता है। मतलब खुद का नहीं तो किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का या किसी जानने वाले का। अच्छा, तेरे पास है कोई? है, लेकिन अभी नहीं। क्यों ना आज रात वही करते हैं। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। समीर ने थोड़ा उत्साह से कहा, मतलब हम चारों बारी बारी से एक एक डरावनी घटना सुनाए जो हमारे साथ हुई हो या किसी अपने के साथ। अरे वाह, नहीं, बोनफायर और हॉरर स्टोरीज, बिल्कुल फिल्मों जैसा। ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक शर्त है, जो भी कहानी सुनाएगा सच सुनाएगा, कोई बनाई हुई कहानी नहीं। ओके, डन। अगर मैं ज्यादा डर गया तो कोई मुझे टेंट तक छोड़ने आएगा। तीनों फिर हंस पड़े। तो तय रहा, आज रात हर कोई एक सच्ची डरावनी घटना सुनाएगा। ठीक है,
अगर तुम लोग सच में सुनना चाहते हो, ये घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, लेकिन जिस इंसान के साथ हुई थी वो आज भी इस बात को याद करके कांप जाता है। मेरा स्कूल फ्रेंड राघव। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि कब्रिस्तान के पेड़ों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल थे और चांद बीच बीच में उनके पीछे छिप जाता था। कब्रिस्तान के बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर बना हुआ था। उस ढेर के पास एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। राघव, उसके हाथ पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे। सांसें तेज चल रही थीं, डर से नहीं बल्कि जल्दी से काम खत्म करने की बेचैनी से। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई आ न जाए। उसके हाथों में फावड़ा था और वह लगातार मिट्टी खोद रहा था। हर बार फावड़ा मिट्टी में धंसता और फिर बाहर आता। कुछ मिनट बाद गड्ढा तैयार हो गया। उसने जल्दी से कार का पिछला दरवाजा खोला। अंदर से उसने कुछ भारी सा उठाया, प्लास्टिक में लिपटा हुआ। वह उसे घसीटते हुए कब्रिस्तान के एक कोने तक ले गया। उसने कार से लाया हुआ वह प्लास्टिक में लिपटा हुआ धीरे से गड्ढे में रखा। राघव ने तुरंत मिट्टी भरना शुरू कर दिया। मिट्टी बराबर की, फिर ऊपर सूखे पत्ते फैला दिए। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं। वह जल्दी जल्दी वापस कार की तरफ चलने लगा। अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा, मिट्टी पर नींबू पड़ा था, उसके साथ हरी मिर्च, थोड़ा सा सिंदूर फैला हुआ और एक काला धागा, जैसे किसी ने वहां कोई टोटका किया हो। राघव कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ सोचे पैर से हटाया और कार में बैठकर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 1:30 बज चुके थे। राघव ने दरवाजा जल्दी से खोला, अंदर घुसा और तुरंत ताला लगा दिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। घर छोटा था लेकिन साफ था। राघव सीधे वॉश बेसिन के पास गया, नल खोला, पानी तेज बहने लगा। उसने हाथों पर साबुन लगाया, रगड़ता रहा काफी देर तक, जैसे मिट्टी हटाने से ज्यादा कुछ और हटाने की कोशिश कर रहा हो। आईने में खुद को देखा कुछ सेकंड, फिर नजरें हटा ली। वह सोफे पर आकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की और लाइट बंद करके सोने चला गया। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। राघव रोज की तरह ऑफिस जाता, शाम को लौटता, खाना खाता और सो जाता। घर में सन्नाटा रहता था। किचन लगभग इस्तेमाल नहीं होता था। एक अलमारी हमेशा बंद रहती थी और घर में किसी दूसरे इंसान के होने का कोई ताजा निशान नहीं था। लेकिन एक शाम राघव देर से घर लौटा। करीब 12:30 बजे उसने दरवाजा खोला, अंदर आया, बैग रखा। कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी थी। जैसे ही वह बेडरूम की तरफ बढ़ा, एक आवाज आई, बहुत शांत, बहुत पास से। सोने नहीं जाओगे? राघव वहीं रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। कुछ सेकंड तक वह हिला नहीं। फिर धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। राघव ने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही सन्नाटा। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया, जैसे खुद को समझा रहा हो, शायद थकान है। वह चुपचाप सोने चला गया। अगली रात वह फिर देर से घर आया, बैग रखा। तभी वही आवाज फिर आई। रोज इतना लेट आते हो, थक जाते होंगे। इस बार राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कोई नहीं, बस वो जो तुम्हें समझती है। आवाज में कोई डर नहीं था, कोई धमकी नहीं, बस मौजूदगी थी। उस रात राघव काफी देर तक जागता रहा, लेकिन उसने घर की तलाशी नहीं ली, न पुलिस को फोन किया, न किसी को बताया। अगले दिन भी वह ऑफिस गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं, पहले कम, फिर थोड़ी ज्यादा। एक रात वह सोफे पर बैठा था। कमरे में हल्की लाइट थी। आवाज आई, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आदत हो गई है, लोग सुनते नहीं। मैं सुनती हूँ। राघव ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की।
शायद इसलिए मैं तुमसे बात करता हूँ। दिन गुजरते गए, लेकिन एक चीज बदलने लगी। राघव को रात का इंतजार रहने लगा। ऑफिस से जल्दी आने की बजाय वह देर तक बाहर रहता और फिर घर आकर उससे बात करता। पड़ोसियों ने नोटिस करना शुरू किया। एक दिन पड़ोस की आंटी ने पूछा, बहू काफी दिन से दिखी नहीं, सब ठीक है ना? हाँ, अब मायके गई है। अच्छा, कब तक आएगी? जल्दी। वह ज्यादा बात के बिना अंदर चला गया। कुछ दिनों बाद फोन आया। राघव ने देखा, स्क्रीन पर नाम था बाबा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा, बोनेता से बात करवा दो। वो सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उसे बोलना हम याद कर रहे हैं। हाँ। कॉल कट गई। उसने फोन टेबल पर रख दिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। अब घर में कुछ चीजें बदलने लगी थीं। राघव को कभी कभी लगता जैसे बेड पर कोई और भी है। कभी कुर्सी हल्की सी हिली हुई मिलती, कभी आईने में खुद को देखते हुए उसे लगता जैसे प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिला हो। लेकिन उसने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात में उसकी बातें अब गहरी होने लगी थीं। एक रात वह बोली, तुमने कभी किसी को अपना बनाया? कोशिश की थी, गलती हो गई। गलती किसकी थी? राघव ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे बिना शर्त के? ऐसा होता नहीं। होता है, बस तुम देख नहीं पाते। कुछ दिनों बाद राघव ने उसे पहली बार देखा। वह कमरे के कोने में खड़ी थी। एक सुंदर शादीशुदा औरत, लंबे बाल, मांग में सिंदूर, चेहरे पर शांत मुस्कान, ठीक वैसी जैसी तस्वीरें लोग अपने सपनों में बनाते हैं। राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम असली हो? तुम्हें क्या लगता है? अब वह अक्सर दिखने लगी, कभी कुर्सी पर बैठी, कभी किचन में खड़ी, कभी बस उसे देखते हुए। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। अब मैं भी नहीं। एक रात बातचीत अचानक गंभीर हो गई। राघव चिढ़ गया। तुम हो कौन? कमरे में चुप्पी फैल गई। कुछ सेकंड बाद वह मुस्कुराई, लेकिन इस बार मुस्कान अलग थी, धीमी, भारी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। सुंदरता फीकी पड़ गई। त्वचा पर चोट के निशान उभर आए, आंखों में दर्द, गुस्सा, गले पर नीले निशान। राघव पीछे हट गया। तुम? अब पहचानोगे? राघव की आंखें फैल गईं। कमरा ठंडा हो गया। बोनिता। तुम्हें मेरी शक्ल से शर्म आती थी? दोस्त हंसते थे तुम पर? एक गांव की लड़की से शादी? कितनी बार मारा था मुझे, याद है? राघव के दिमाग में यादें लौट आईं। झगड़े, चिल्लाना और वह रात जब गुस्से में उसने उसका गला दबा दिया था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सब खत्म। वह शरीर को प्लास्टिक में लपेटकर कब्रिस्तान ले गया। तुम्हें मेरी शक्ल से समस्या थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहते थे। राघव कांप रहा था। मुझे माफ कर दो। बोनिता की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। कमरे की हवा भारी हो गई। लाइट झपकने लगी। मत आओ। लेकिन वह धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वह उसके अंदर समा गई। कुछ महीनों बाद एक मानसिक अस्पताल। डॉक्टर फाइल पढ़ रहा था। नर्स ने पूछा, क्या केस है सर? मरीज खुद को बोनिता कहता है। नर्स ने अंदर देखा। राघव कोने में बैठा था, बाल बिखरे हुए। वह खुद से बात कर रहा था, कभी हंसता, कभी रोता और कभी बहुत धीरे कहता, मैं यही हूं।